नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सज्जन कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात होगी ताहिर हुसैन की। 6 साल पहले दिल्ली में दंगे की साजिश रचने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और उनके किलर गैंग का आज हिसाब होने वाला है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ताहिर हुसैन फांसी के फंदे पर लटकेगा या ताउम्र जेल की 4 दीवारी के भीतर कैद रहेगा, जिसका फैसला हो जाएगा। बड़ी खबर आपको दे दें, आज अदालत आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन की सजा का ऐलान करेगी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को सजा सुनाएगी। आपको याद दिला दें, 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपी शामिल थे, जिनके खिलाफ कोर्ट ने मार्च 2023 में दंगा भड़काने, हत्या करने और धार्मिक विद्वेष फैलाने जैसे संगीन धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। कल इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया। और अब आज अंकित हत्याकांड के दोषी ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों की सजा का ऐलान होने जा रहा है। यह मामला आज का नहीं है, यह मामला 2020 का है। अंकित शर्मा हत्याकांड में 11 में से 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा नासिम, कासिम, जावेद, अनस के नाम भी शामिल है। बाकी 6 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या, अपहरण, दंगा, समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाने और गैर कानूनी जमावड़े से जुड़े हुए आरोपों में आईपीसी की धारा 302, 365, 188, 153A, 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट के फैसले के बाद ताहिर हुसैन रो पड़ा, खुद को बेगुनाह बताने लगा। आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ताहिर जी, आपको सजा सुनाई है कोर्ट ने, आपको कुछ कहना है क्या? इंसान क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। कपिल मिश्रा भी लगातार इस मामले पर बोलते रहे हैं। 2020 में दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव नाले से बरामद किया गया था। अंकित शर्मा आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात थे और दिल्ली दंगों के वक्त अंकित शर्मा इलाके में शांति को लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से भीड़ ने अंकित शर्मा पर हमला कर दिया और उसके बाद अंकित लापता हो गए थे। बाद में उनका शव नाले से मिला। पोस्टमार्टम में शरीर पर चाकू के कई सारे निशान मिले थे। इस खौफनाक हत्याकांड के 6 साल के बाद आज इंसाफ का दिन है। इस पर कपिल मिश्रा ने क्या कहा, वो आपको सुना दें। 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोग हों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। नाले से वो लाश निकलते हुए हम सब ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। लेकिन आज ये बात भी साबित हुई है कि आज जो लोग सुंदरकांड पढ़ने का, सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब वो लोग खुद सरकार में थे, केजरीवाल जैसे लोग, तब वो ऐसी साजिश करने वाले, हिंदुओं को मारने की साजिश करने वाले, अपनी छत पर बम और पत्थर रखने वाले लोगों को बचाने का पाप कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों को बंद करने वालों का समर्थन कर रहे थे सिसोदिया और केजरीवाल जैसे लोग। इस हत्या का ये जो हाथ, जो खून से केजरीवाल के भी हाथ रंगे हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों के भी हाथ रंगे हैं। ये कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुआ। और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम। अब जो बात अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं, पहले तो हम ताहिर पर ही बात कर लेते हैं। दंगाइयों को भड़काना, मामले को खराब करना, अब ये सब कुछ तो कोर्ट ने तय किया है।
देखिए, ये पूरा मामला जो है ये सीए से जुड़ा हुआ मामला था। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसका विरोध पूरे देश में कई जगह लोग कर रहे थे। ये एक सेंटर बन गया था, दिल्ली एपिसेंटर एक तरह से हो गया था। असम के बाद हमको लगता है सबसे ज्यादा विरोध यहाँ हो रहा था। और शाहीन बाग में जो सड़क घेर करके जिसका जिक्र कपिल मिश्रा कर रहे थे, और पूरे देश में शाहीन बाग बनाने की साजिश और शाहीन बाग बनाने की बातें कही जा रही थी। एक लोग शपथ लेकर के कह रहे थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये उसी की परिणति थी ये दंगा। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं और मेरे कैमरा पर्सन राजीव भी जब वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे और हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों को हूटर बजा के वहां पर कॉल किया जा रहा था। बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो शाहीन बाग को चोक करने की कोशिश थी, दिल्ली को एक्चुअली चोक करने की कोशिश बिल्कुल, थी। तो वो करने की कोशिश हुई। और उस समय कितनी चीजें हो रही थी। एक तो कोरोना की शुरुआत हो रही थी उस समय, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा होनी थी, नमस्ते ट्रंप एकदम उसी समय होनी थी, और सीए का आंदोलन चल रहा था चारों तरफ। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि एकदम प्लान करके ये इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया गया था। तो ये प्लान था, चूंकि कई महीने हमको लगता है चलने के बाद, धरना प्रदर्शन होने के बाद, सीए का कानून पास होने के बाद जाकर के ये दंगे शुरू हुए थे। तो इसका मतलब उसमें प्लानिंग में जो समय लगा सो लगा। उसमें कई लोगों के खिलाफ अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में दंगों के मामले सालों साल, बरसों बरस लटके रह जाते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर के और बिहार के और उत्तर प्रदेश के दूसरे कितने ही दंगे 10 साल, 20 साल, 25 साल मामले चलते रहेगा, लोगों को सजा नहीं होती है, लोग बाहर निकल जाते हैं। इस मामले में ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि 6 साल के भीतर सुनवाई हुई, सजा दे दी गई, और अब उस सजा का ऐलान किया जाएगा कि उसका क्वांटम क्या होगा, सजा की क्या मात्रा होगी। फांसी हो तब भी, उम्र कैद हो तब भी। मतलब ये अब एक तय मानिए कि ताहिर हुसैन को लंबे समय तक जेल में रहना। साथ क्या एक दंगाई का वो चिपक गया कि एक नेता आप में से निकला हुआ एक दंगाई था? नहीं, ये बात तो उस समय तत्काल अपना पिंड छुड़ाने के लिए आम आदमी पार्टी ने तो निलंबित कर दिया था अपनी पार्टी से ताहिर हुसैन को। लेकिन अभी जिस तरह से अमानतुल्लाह खां उनको डिफेंड कर रहे हैं और कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, भाई कोर्ट जाने का काम तो निजी मामला हो गया ना। अब तो पार्टी थोड़े मुकदमा लड़ेगी ताहिर हुसैन का। क्या ये कह रहे हैं कि पार्टी चुनाव मुकदमा लड़ेगी उनका? फिर पूरी पार्टी ही आरोप के घेरे में आएगी। वो इंडिविजुअल का मामला है, उनको लड़ने दीजिए, उनका परिवार जाए या वो जाए। बाकी लोग जो इसमें दोषी ठहराए गए हैं वो लोग हैं, और जो लोग बरी हुए हैं उनके खिलाफ एजेंसी जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी सबूत की कमी दिखी है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि निर्दोष 6 लोगों को आरोपी बना दिया था पुलिस ने। तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ था अंकित शर्मा का, ये बड़ा दुखद इसलिए था कि ऑफिस से लौटने के बाद अंकित शर्मा ने भीड़ में जाकर के अपनी सड़क पर निकल के, अपने मोहल्ले में निकल करके शांति बनाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, और तब हत्या करके और लाश आपने उनका शव नाले में फेंक दिया गया था। तो बड़ा विभत्स था कांड ये, और जितनी सख्त सजा होगी उतना बड़ा मैसेज जाएगा। आइए अब बात बद्रीनाथ के चढ़ावा चोरी मामले की कर लेते हैं, जिसमें आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चमोली पुलिस ने 12 जुलाई की रात करीब 10 बजे देहरादून के आवास से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था। चमोली लाकर बद्रीनाथ थाने में उनसे और मंदिर समिति के 4 कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। पुलिस मामले में मनी ट्रेल समेत दूसरे सबूतों के आधार पर आगे की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान जब प्रमोद नौटियाल से पूछा गया कि क्या चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी शामिल हैं, तो उन्होंने सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। प्रमोद नौटियाल के पास से पुलिस ने एक शालिग्राम, एक लैपटॉप बरामद किया। प्रमोद नौटियाल ने यह शालिग्राम मंदिर से ही चोरी किया था। सीसीटीवी से खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल काउंटिंग रूम से कैश, सोने और चांदी के सिक्के बाहर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 500 के नोट, सोने चांदी के सिक्के मोबाइल के नीचे छिपा कर ले जाए गए। हालांकि अभी तक चढ़ावा चोरी की कोई रकम प्रमोद नौटियाल से बरामद तो नहीं हुई है। पूछताछ में वो बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है। आरोपी प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का निजी सहायक था। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष को भी जांच के दायरे में लाने की मांग कर रही है, लेकिन बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति कांग्रेस के शासन में ही हुई थी। उसी वक्त नियम को दरकिनार किया गया था। इसलिए जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, जवाब उन्हें ही देना है। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मैंने तो सभी नियमानुसार किया था, उन्होंने तो सब कुछ नियमानुसार किया, तो उनको इस समय ये नहीं पता था कि ये व्यक्तिगत सहायक एक विभागीय पोस्ट है, और ये व्यक्ति जो आरोपित व्यक्ति है ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर यहाँ पर था। इसको उन्होंने जो है कि एक पद, जबकि ये जो व्यक्तिगत सहायक का पद है, इस पद पर इसकी नियुक्ति की गई और लगातार लंबे समय तक ये उनके साथ भी रहा,
उसके बाद ये मंदिर समिति से पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ काम किया है। इसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक रंग देने के लिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो है कि निजी सचिव, जबकि ये कोई निजी सचिव नहीं है। ये जो बद्री केदार मंदिर समिति का एक स्थायी कर्मचारी है, लेकिन इसकी नियुक्ति भी गलत तरीके से जो है कि गणेश गोदियाल जी ने इसकी नियुक्ति को वहां पर किया था, क्योंकि ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के बाद में इसको सीधे सीधे जो है व्यक्तिगत सहायक के पद पर उन्होंने नियुक्त किया। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं होते। दरअसल वाकई में देखा जाए तो सचिन जी, ये मामला पॉलिटिक्स से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है। ये क्रिमिनल केस का मामला है। अब कांग्रेस के जमाने में नियुक्ति हुई या बीजेपी के जमाने में चोरी हो गई, इसको आप कहां तक जाकर लेग पुलिंग करेंगे? नहीं, अब देखिए, नियत में अब खोट है तो नहीं, अब देखिए, अब ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बयान है कि ये कहना कि जब भी हुई 10 साल पहले कभी भी कांग्रेस के जमाने में, तो जब आपको पता था 10 साल से कि गलत तरीके से नियुक्ति हुई, तो आप चुप क्यों बैठे थे? जब आपको जानकारी थी, आप खुद बता रहे हैं गलत तरीके से नियुक्ति हुई, आपके संज्ञान में था, तब कर क्या रहे थे? पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, भ्रष्टाचार का जो मामला, अभी तक हम लोग पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार की बात करते थे, ब्यूरोक्रेट उनके द्वारा करते थे। अब ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये आने लगा है कि जो मंदिरों का भी जो मैनेजमेंट है उसमें भी भ्रष्टाचार है। चूंकि अभी हमने अयोध्या का मामला देखा, बद्रीनाथ का है, केदारनाथ का रहा है, पहले सबरीमाला का आ चुका है। इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? देखिए, सरकार की मतलब इन मंदिरों में ज्यादातर, कैसे चलता अयोध्या तो अपवाद है, लेकिन ज्यादातर हिंदू मंदिर जो हैं वो जो वहां की प्रदेश सरकार होती है वो एक्ट लाती है, और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और बाकी लोग जो अपॉइंट करते हैं उनके निगरानी में उस एक्ट के तहत होती है। तो ये मंदिर जो है ये सब सरकार की निगरानी में चलते हैं, सरकार का इन पे नियंत्रण है, जो मैनेजमेंट है वो सरकार के द्वारा तय होती है। और इसके लिए हिंदू समाज एक बात बताएं कि राम मंदिर में ट्रस्ट काम कर रही थी, वहां सरकार का नियंत्रण नहीं था, यहाँ सरकार का नियंत्रण है, चोरी तो दोनों जगह हो रही है। निश्चित तौर पे तो यानी कोई सिस्टम नहीं, ये फुल प्रूफ बिल्कुल नहीं है। बात ये नहीं कि ट्रस्ट चला रहा है या सरकार के द्वारा निर्धारित मैनेजमेंट है। बात सीधी सी है कि जो भक्तों का चढ़ावा चढ़ता है उसमें एक श्रद्धा ये होती है कि आप जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, भगवान को चढ़ा रहे हैं, कम से कम उसका जो मैनेजमेंट है वो उसी भाव से हो रहा है। तो यहां पे दोष ये नहीं है कि उसे ट्रस्ट या सरकार के द्वारा निर्धारित मैनेजमेंट कर रही है। सीधी सी बात यह है कि जो भी लोग कर रहे हैं, पद्धति वही है कि जहां पे काउंटिंग की जा रही है, जहां पे आपके आभूषण ये सब सोने चांदी रखे जा रहे हैं, पैसों की गिनती की जा रही है, हर जगह जिस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, एसओपी होने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और इसको आप यहाँ पे भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर दे या वहां पे कांग्रेस बनाम कांग्रेस कर दे, बीजेपी कर दे, ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली चीज है, ये महापाप है। इधर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या में पुलिस लगातार जांच कर रही है, एसआईटी भी अपना काम कर रही है। एसआईटी जांच के फाइनल राउंड पर है। अयोध्या पुलिस ने टीनू यादव और सुभाष की पुलिस रिमांड मांगी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के इस्तीफे की अफवाह है। बताया जा रहा है कि गोविंद देवगिरी ने कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि थोड़ी देर में वो खुद मीडिया के सामने आने वाले हैं और इस पर अपनी राय देंगे। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक है और इससे पहले 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसमें महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया था। अब कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के इस्तीफे की अफवाह है। उधर राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति के लिए वैकेंसी भी आ गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति के लिए 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मंगवाए हैं। इसके लिए योग्यताएं भी बताई गई हैं। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, सनातनी हिंदू होना चाहिए, कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सीईओ का कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। कमेटी को 1 महीने के अंदर अंदर सीईओ के नामों की सिफारिश ट्रस्ट को करनी है।
अभी कुछ दिन पहले ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे अजीत जी, और आपने कहा था कि भाई वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नाम कैसे आएंगे, जो नाम आएंगे उनका चुनाव किस आधार पर किया जाएगा। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी ने जो जारी किया है उसमें अब ये सारी डिटेल्स तो हमें मिल रही हैं। अब इसमें भी ये तो ठीक है, जो क्राइटेरिया तय किया गया है और आवेदन करेंगे लोग 18 तारीख को 4 बजे शाम तक, लेकिन उसके बाद भी चुनने का इन तमाम लोगों को, हम लोग का जो सारा फोकस था, जो अयोध्या मामले में भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि बैकग्राउंड चेक कैसे करेंगे। जी। सिर्फ ये फेस वैल्यू पर लेंगे कि इनके पास अनुभव है और ये इन्होंने इतने दिन तक काम किया, इतनी उम्र है और स्नातक की डिग्री है, हिंदू है, आप बैकग्राउंड चेक कैसे करिएगा। भारत सरकार जब कोई नियुक्ति करती है बड़ी, तो उसके पास बैकग्राउंड चेक करने का सिस्टम है, उसके पास आईबी है, जिस आईबी की इंक्वायरी होती है, बेसिल से फाइनेंशियल इंक्वायरी मंगाए जाते हैं और उसके आधार पर फिर वो डिसीजन किया जाता है, चाहे कोई भी बड़ी नियुक्ति हो जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के पास जाता है। और अब तो भारत सरकार ने 360 डिग्री का कर दिया है। 360 डिग्री का मतलब है कि एक आईएएस को अगर आप किसी बड़े पद पर रख रहे हैं तो उसके पीयर ग्रुप से पूछा जाता है, उसके बैचमेट से पूछा जाता है, जहां जहां नौकरी की होती है वहां से पूछा जाता है। अब बैकग्राउंड चेक कैसे होगा, ये बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आदमी अपने बायोडाटा में जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ये कैसे ये 3 लोग तय करेंगे। तो इसलिए ये हमको जहां तक लग रहा है, मेरी अपनी जो समझदारी है, बाद में हम लोग और इस पर बात करेंगे, ये ठीक है कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आवेदन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन जो नियुक्त होगा, जो चुने जाएंगे, जो शॉर्टलिस्ट होंगे, वो कहीं ना कहीं से एक सिस्टम से वो नाम आएंगे। आरएसएस से आए, विश्व हिंदू परिषद से आए, उनके लोग अप्लाई करें, उसके वो अगर बैकग्राउंड होगा कि ये संघ से जुड़े रहे हैं, फिर वो उसको हमको लगता है कि इसमें प्राथमिकता दी जाएगी कि ये संघ से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं सहज रूप से। अब इस खबर का जो पहला हिस्सा था, अब ये अफवाह लेकिन कौन उड़ा रहा है कि कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। ये चल क्या रहा है? नहीं, देखिए, इसमें एक सीधी सी बात आ रही है कि बिल्कुल अगर आप टेक्निकलिटी में चले जाएं तो उसमें एक नैतिक जिम्मेदारी की बात आती है कि भाई पैसे का गबन हुआ है, चढ़ावा का पैसा चोरी हुआ है। कोषाध्यक्ष वहां नहीं समय दे पा रहे थे, लेकिन थे वो कोषाध्यक्ष, तो इस नाते वो कानूनी तौर पे भले जिम्मेदार ना हो, एक नैतिक जिम्मेदारी आती है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि हमें लगता है कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो सब कुछ हारमोनियस नहीं है, शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे के पीठ पीछे आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट हार्मोनियस नहीं है, क्योंकि ये अफवाह और आ कहां से जितने हैं मेंबर्स उनकी आपस में भी नहीं बन पा रही है। निश्चित तौर पे देखिए, अंत में चाहे धर्म का स्थल हो, राजनीति हो, वो शक्ति का जो एक भाव होता है कि हमारे नियंत्रण में है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, अभी एक मौका मिला तो इन्हें निपटा दो, तो होते हैं ना मौके पे चौका वाली बात जो होती है। तो ये अफवाह कोई मौका ढूंढ रहा है कोषाध्यक्ष निश्चित तौर पे, क्योंकि ये चीजें आम जनता के बीच से नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं ये वो इनसाइडर सोर्स से आता है। सच हो गलत हो 11 बजे वो बताएंगे, लेकिन ये भी दिखाता है कि अंदर इसमें बहुत सारे पर्दे के पीछे छुपे हुए लोग भी हैं जो मौके को भुनाने की कोशिश कर। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर बवाल है तो उधर वक्फ बोर्ड पर भी बड़ा आरोप लग रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने योगी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में यह कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की जांच हुई तो बड़ा घोटाला सामने निकलेगा। रिजवी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जांच करवाने की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वक्फ की जमीन भू माफियाओं को बेची गई है। बात तो सही कह रहे हैं, और वक्फ के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति तो फिर और रेलवे के पास ही है, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई बयान है तो चला दें, फिर करते हैं चर्चा। चलिए, बयान जब तक आएगा तब तक हम चर्चा शुरू कर देते हैं। ये बात तो सही है, सबसे ज्यादा संपत्ति रेलवे के पास है, रेलवे के बाद नंबर इनका है। बिल्कुल, और एक दिन हम लोग और जब चर्चा कर रहे थे, जिस दिन वक्फ बोर्ड में मध्य प्रदेश में गैर मुस्लिम सदस्यों के रखने की और उत्तर प्रदेश की बात आई, तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। और उस दिन सज्जन जी ने राजेंद्र सच्चर कमेटी का हवाला दिया था। राजेंद्र सच्चर कमेटी में बहुत सारी चीजें मुस्लिम समाज को लेकर के, उनके पिछड़ेपन को लेकर के, उनकी पढ़ाई, सामाजिक शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ेपन के साथ साथ वक्फ की जमीनों के प्रबंधन के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। जितनी जमीन वक्फ के पास है, अगर उसका प्रबंधन कर दिया जाए तो मुस्लिम समाज के भीतर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जितना पिछड़ापन है उसको काफी दूर किया जा सकता है, काफी हद तक दूर किया जा सकता है। तो वो प्रबंधन नहीं हो रहा है, तो कुछ तो कमी प्रबंधन की है, लेकिन कुछ कमी यह है कि जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने उसको अपना फिफ्डम बना रखा है कि अपनी जागीर बना रखी है और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, मनमाना इस्तेमाल करते हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जमीनें देते हैं, अपने बिल्डर्स को, अपने मनचाहे पसंदीदा बिल्डर्स को देकर के उस पर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जमीन घेर करके किराए पर चलाते हैं। ये दिल्ली से लेकर के देश के हर राज्य में आपको ये कहानी मिल जाएगी। बयान आ गया है रफी जी का, सुनाइए।
वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हैं, वक्फ संपत्तियों का जिक्र करते हैं। इसलिए मैंने उनको एक ये पत्र मैंने लिखा है और इस पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए। जो वक्फ के जिम्मेदारान थे उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया, वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। मैं सच बताऊं आपको और हक बात कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। अब ये बात अगर खुद सरकार करती तो आप कह सकते थे कि ये मुस्लिमों की विरोधी पार्टी है, लेकिन अब तो भीतर से आवाज निकल कर आ रही है कि जब वहां पर इतनी जांच हो रही है तो वक्फ बोर्ड में जांच क्यों ना हो। नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देख लीजिए ये आपके दिल्ली में जोरबाग में जो करबला वाली जमीन है, हाँ। वो तो हम लोग पिछले 15 सालों से उसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि कब्जा है कुछ बड़े पॉलिटिशियन का, जो पुरानी सरकार थी उसके बाद अभी भी हो रहा है। वो तो प्राइम लैंड है, कितने हजारों करोड़ की होगी। उसके अलावे इसमें जो जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी साहब थे, वो किस तरीके से, उनके बारे में भी बहुत सारी पृष्ठभूमि लिखी गई है। किस तरह की कितनी ऐसी चीजें हैं जो वक्फ के थ्रू समाज के लिए बनी थी, मुस्लिम समाज के लिए, जिसको उन्होंने निजी अधिकार में ले लिया। और फिर कुछ कह दो तो फिर वो मामला धार्मिक हो जाता है। यहाँ तो चूंकि आप समाज के प्रतिनिधि बन के हथिया लेते हैं ना, आप इमाम और जो भी हो, जो ये चलता है, तो उस लिहाज से अगर देखिए तो मुस्लिम समाज में शाहबानो प्रकरण के समय से ये दिखा गया कि जो तथाकथित पार्टियां थी वो केवल उस समय इसलिए चुप रह गई क्योंकि उन्हें लगा कि ये अपने समाज का वोट तय करते थे, फतवा दिए जाते थे। बट उसके एवज में ट्रेड ऑफ क्या था कि आप इंश्योर कीजिए कि समाज जो है, मुस्लिम समाज हमें वोट करे, किसी नाम पे करे, ठीक है। उसके बदले में आपका जो पर्सनल जो भी चल रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके और तमाम चीजें जो समाज के लिए की जाए, और इसको राजेंद्र सच्चर कमेटी ने अच्छे से कहा है कि जितना बड़ा करप्शन, मिसमैनेजमेंट वक्फ की प्रॉपर्टी का इन लोगों से, नुमाइंदों से हो रही है, तो ये डिमांड बिल्कुल सही है कि उसका किया जाना चाहिए, खासकर तब जब आपकी प्रतिबद्धता है कि कमजोर वर्ग और गरीब वर्ग मुस्लिम समाज का आगे बढ़े। तो देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ इस मैटर में हाथ डालेंगे या नहीं डालेंगे। लगातार ये चर्चा चल रही थी भाई, हॉर्मुज पर किसका आधिपत्य है, ये ईरान और ओमान वाला है या ये अमेरिका वाला है। कभी ईरान भड़क रहा था तो कभी अमेरिका वहां पर अड़ रहा था। जब ईरान ने इसी हॉर्मुज पर टैक्स की बात कही, टोल की बात कही, तो अमेरिका कितना नाराज हो गया था। लेकिन अमेरिका अब खुद इसी हॉर्मुज पर 20% टैक्स वसूलने की बात कर रहा है, ये कह के कि इस हॉर्मुज का गार्डियन दरअसल वो है, वो खुद रक्षक बनने की बात कर रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर से इस बीच ईरान में भीषण एयर स्ट्राइक की है। ईरान के बंदर अब्बास, बंदर कंगान और किश द्वीप को के साथ साथ जास्क, कोनारक, अबू मुफा द्वीप और बुशर में तेज धमाके हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अमेरिकी सेना का हमला जारी रहेगा। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन जिस बयान की मैं बात कर रही हूं वो भी शायद ज्यादा बड़ा है अजीत जी, क्योंकि ये जंग तो चल ही रही है। हॉर्मुज पर ईरान ये कह रहा था कि मुझे टोल दे दो, अब अमेरिका खुद, वो टोल नहीं है तो क्या है, गार्जियन बनकर 20% आप जो हर देश से मांग रहे हो कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो पहले भी तो आप बैठे हुए थे, आपने कहां रक्षा की तो और किसकी की? जो ईरान कह रहा था या ओमान के साथ जो एक सिस्टम बनाने की बात कर रहा था, वो तो ये दोनों देश उस हॉर्मुज की खाड़ी के दोनों तरफ स्थित हैं, ज्योग्राफिकली वहां स्थित हैं और उनका एक लेवल तक इस पर राइट बनता है। हालांकि ये खुला हुआ था, ये 28 फरवरी के पहले ये कोई समस्या नहीं थी, ये समस्या ट्रंप ने क्रिएट की है। ट्रंप जो मांग रहे हैं वो उसको हफ्ता बोलते हैं, प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं। मुंबई के भाई लोगों मुंबई के भाई लोगों की जुबान में कहें तो वो हफ्ता बोले तो प्रोटेक्शन मनी, तो ट्रंप को प्रोटेक्शन मनी चाहिए, रंगदारी चाहिए है वहां।
हम रक्षा करेंगे। किससे रक्षा करेंगे? तो ईरान से रक्षा करेंगे। तो ईरान क्यों, ईरान से रक्षा की जरूरत है? तो क्योंकि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो ये आप इस बात को ऐसे देखिए कि ईरान के ऊपर हमला करके, एक क्योस क्रिएट करके, एक संकट वहां खड़ा करके, और उस संकट से बचाने के लिए ट्रंप अब कह रहे हैं कि हमको पैसा दो, और वो कह रहे हैं कि हम गार्डियन ऑफ हॉर्मुज है। एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। तो अब ये किसी दिन ये भी अनाउंस कर सकते हैं कि हम गार्डियन ऑफ गैलेक्सी हैं, तुम सैटेलाइट छोड़ोगे हम उसमें भी प्रोटेक्शन मनी लेंगे, तुम्हारा जहाज उड़ेगा उसमें प्रोटेक्शन मनी लेंगे, तुम्हारी ट्रेनें चलेंगी उसमें प्रोटेक्शन मनी लेंगे, हम गार्डियन ऑफ गैलेक्सी हैं। तो ये ट्रंप की ये पैथेटिक है। मतलब ट्रंप लगातार अपने को डिमीन कर रहे हैं, अमेरिका की एक महाशक्ति को डिमीन कर रहे हैं, अपना मजाक बनवा रहे हैं। उनको पता है कि कोई उनको प्रोटेक्शन मनी नहीं देने जा रहा है वहां, और प्रोटेक्शन मनी लेकर के होर्मुज की खाड़ी में या अरब सागर में भी ट्रंप किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते अगर ईरान हमला करना चाहे तो। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात पता नहीं ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। उधर ईरान की तरफ से भी भयंकर पलटवार हो रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर अटैक किया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में भयंकर बमबारी की है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भी ईरान ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है। ईरान की मिसाइल अटैक में 2 कार्गो शिप का नुकसान हुआ है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हॉर्मुज में ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास उसके 2 तेल टैंकर पर ईरान की 2 क्रूज मिसाइलों ने हमला किया है। मोम्बासा नाम के टैंकर पर हुए इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो टसल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगली खबर आपको बताते हैं। तो ये धुआंधार अटैक तो ये चलता रहेगा जब तक ट्रंप और खुद मुस्तफा खामेनेई रुकते नहीं हैं इस मुद्दे पर, तब तक तो ये जंग जारी रहेगी। ट्रंप की एक बयान आपको सुना देते हैं। We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years, and we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. एक क्विक कमेंट इस पे सचिन जी। नहीं देखिए, ये जो है ना, अभी तक हम लोग जो अजीत जी कह रहे थे, ये ऐसा लग रहा है ईरान और अमेरिका बीच में गैंग वॉर हो रहा है कि आप हमारे घर वालों को मार रहे हैं तो हम आपके दोस्तों को मार दे रहे हैं, जो ईरान और इसको। और उसमें यह भी है कि हफ्ता कौन, और ईरान ने तो कहा कि भाई हम कम हफ्ता वसूलेंगे, कि हम ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दे रहे हैं कि हम रीजनेबल रहेंगे। और अभी तक हम लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात सुनते थे, यहाँ पे स्प्लिट पॉलिसी है। लग रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो भूल जाती है कि आज की क्या है, कल क्या होगी, परसों क्या होगी। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व को ट्रंप ने संकट में डाल दिया है। ठीक, संकट में तो इस वक्त पंजाब में कांग्रेस भी है। क्यों? क्योंकि अंदरूनी कलह चल रही है। आखिरकार अब जाकर राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पंजाब को लेकर मीटिंग होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी 20 दिन के बाद कल विदेश यात्रा से भारत लौटे हैं। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पंजाब में कांग्रेस के लिए टेंशन हाई है। चन्नी रंधावा गुट ने भूपेश बघेल के साथ हुई मीटिंग में अपनी मांगें साफ तौर पर रखी हैं। पहली मांग अमरिंदर सिंह राजा वटिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से पद से हटाया जाए। चरणजीत चन्नी को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी चन्नी की राय को तवज्जो हो। और इस तरह पंजाब कांग्रेस 2 गुटों में जब बटी हुई दिख रही है, गुट पूर्व सीएम चन्नी के साथ है तो दूसरा गुट ऐसा है जो प्रदेश अध्यक्ष राजा वटिंग के साथ खड़ा है। आखिरकार राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं आखिरकार, लेकिन क्या इस कलह को वो सुलझा पाएंगे? देखिए, इसमें कोई रास्ता, इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हम प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेंगे, राजा वटिंग प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। और भूपेश बघेल ने कहा कि कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि आज हमने कमेटी भेजी है, जय माकन आए और वो सब रिपोर्ट दे करके गए और हमने एक फैसला किया और हम उस फैसले को आपके प्रेशर में बदल दें। तो इसका जो रास्ता निकला है वो कल जो भूपेश बघेल ने बयान दिया कि पंजाब में एक ही चेहरा होगा और वो चेहरा राहुल गांधी का होगा। तो ये इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। ये हमको, हमारी स्मृति जहां तक जा रही है, ये पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने की बात कर रही है। इसके पहले नेशनल इलेक्शंस में भी कांग्रेस इस तरह से अनाउंस करके नहीं लड़ती है कि चेहरा राहुल गांधी है। पंजाब में भूपेश बघेल ने कहा कि एक ही चेहरा होगा, वो चेहरा राहुल गांधी का होगा। इसका मतलब कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ने जा रही है। किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। और सबसे ज्यादा घमासान अभी जो चलेगा वो चलेगा टिकट बंटवारे को लेकर के। अब कौन नेता अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलवाता है। कांग्रेस हाईकमान की स्ट्रेटजी क्लियर हो गई कि राजा अमरिंदर सिंह वटिंग
चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत सिंह या अमर सिंह, जितने नेता हैं उन सब का चेहरा, अलग अलग इलाके के सारे नेता हैं, अपने अपने इलाके में हर नेता अपने को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करे। आम आदमी पार्टी कहेगी कि भाई आपका कौन है नेता, आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार ये लोग आम आदमी पार्टी से पूछ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार चन्नी को घोषित कर दिया था, तो चन्नी को घोषित किया गया, इस दबाव में उन लोगों ने भगवंत मान को घोषित किया। इस बार भगवंत मान घोषित है तो कांग्रेस बिना घोषित के लड़ेगी। अब कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, टिकट बंटवारे पर होगी, यह कलह तो चलती रहेगी और इस कलह की बड़ी कीमत कांग्रेस को पंजाब के चुनाव में चुकानी पड़ेगी। इधर खबर बंगाल से भी है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बनी 136 साल पुरानी मस्जिद को लेकर बंगाल में सियासत गर्मा गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे के पास बनी हुई मस्जिद में बाहरी लोगों की एंट्री को बंद कर दिया है, क्योंकि रनवे का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के फैसले का मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एयरपोर्ट के अंदर बने हुए मस्जिद पर फिलहाल रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे का एक्सटेंशन होगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अगर लोगों की भलाई के लिए मस्जिद को हटाया जाता है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस का कहना यह है कि अगर सरकार वहां रनवे का विस्तार करना चाहती है तो मुस्लिम समाज को विश्वास मिले, उनसे बात करके रास्ता निकाले। वहाँ क्या मस्जिद होना चाहिए? कहीं है? जो था गलत था, उसको निकाला जा रहा है। जो वहाँ जाते तो उन्होंने मान लिया है, उन्होंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है, उसको रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है, अभी काफी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा। हर चीज में क्यों पूछा जाए और किस लिए पूछे जाने की आवश्यकता है, इसमें भी तृणमूल कांग्रेस राजनीति कर रही है। वो जान रही है इसी राजनीति के चक्कर में पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो गई है। एयरपोर्ट पर मस्जिद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे आप देखिए, ये सुरक्षा का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। इसमें ये बात करना कि हर किसी को विश्वास मिल गया, फिर तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरफोर्स के अंदर एंट्री जो है वो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी का मामला होता है। वैसे में अगर उसका फैसिलिटी की बात हो, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, इसमें अगर सरकार स्टिक, अब मान लीजिए कि मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार नहीं होता है तो आप छोड़ देंगे उसको, वैसे ही चलने देंगे। तो ये बात कहना सुरक्षा के साथ समझौता किसी कीमत पर, किसी कीमत में, कि किसी के पास कोई एक वीटो पावर हो, ऐसी कोई भी नीति जो सुरक्षा और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हो, कतई नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें बिल्कुल सख्ती और स्पष्टता से चलना चाहिए कि किसी के पास वीटो पावर नहीं। एयरपोर्ट के अंदर में है वो कोई सड़क किनारे नहीं है कि आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो लेवरेज नहीं है आपके पास। कोई पुराने इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनका हवाला दिया जा सकता है? नहीं, हमको अभी ही थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि नेहरू के जमाने में जब रीडेवलपमेंट का काम बिहार मतलब देश का शुरू हुआ, जब विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तो 4000 मंदिर तोड़े गए, 4000, और हमको लगता है 1000 के करीब मस्जिदें भी हटाई गई थी। तो कहीं से एक आवाज नहीं आई। सड़क बनानी है, इमारत बनानी है, आपका जो डेवलपमेंट का प्लान बना उसके रास्ते में कोई भी धार्मिक स्थल आ रहा है, किसी का निजी मकान आ रहा है, तो सरकार उसको एक्वायर कर सकती है, उसका अधिग्रहण करके विकास का काम कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जब थे उस समय लगभग 250 के करीब मंदिर हटाए गए थे। उसमें विहिप के अशोक सिंघल जी ने कुछ कहा भी था, लेकिन बाद में यह बताया गया कि भाई डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, एक्सप्रेसवेज के लिए जरूरी था। बिल्कुल। आप अभी यहाँ देखें ना, अयोध्या में या वाराणसी में तो जो कॉरिडोर बना है, कितने साधु संतों ने आंदोलन किए। भाई अभी मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर हटाया गया, जिसको मानते हैं कि कई सौ बरस पुराना मंदिर था। तो जब एक विकास का काम हो रहा है और उस रास्ते में अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो उनको हटाया जाता है। और अगर जहां विश्वास में ले सकते हैं वहां लेना चाहिए, और जहां नहीं लेने की जरूरत है, जैसे ये है स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसके लिए कोई विश्वास की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। आइए जम्मू कश्मीर की भी खबर आपको दे दें। उमर अब्दुल्ला अपने बयान को लेकर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पर उन्होंने विधायक को खरीदने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए कैश और मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया है। उसके बाद से बीजेपी उमर अब्दुल्ला पर हमलावर है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा है, और ऐसा न करने पर 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा भी दायर करने की चेतावनी दी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला बीजेपी के नोटिस को लव लेटर बता रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी से यह सम्मान मिला है। I have received a letter from a lawyer, not a physical copy. I've received an electronic copy of the letter. One, I consider this a great honor.
because I am the only politician in Jammu and Kashmir who has been bestowed with a love letter like this from the BJP. I consider it a mark of respect that I am obviously a political force that they cannot ignore. उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड को लेकर दिए एक और बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। उमर अब्दुल्ला ने एक जनसभा में कहा, बीजेपी हमें बताए कि क्या स्टेटहुड के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फर्जी पोस्ट को शेयर किया। ये पैरोडी पोस्ट बिल्कुल ट्रंप के जाने पहचाने अंदाज में लिखा गया है। इसमें मजाक में दिखाया गया है कि ट्रंप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के मिशन की तारीफ कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस मजाकिया पोस्ट को शेयर करते हुए इसे छोटा सा कैप्शन लिखा, काश ऐसा होता। समझ सब रहे हैं उमर अब्दुल्ला सज्जन जी, और कर वही रहे हैं जो उनकी राजनीति के लिए ठीक है। नहीं देखिए, इसमें एक तो उनकी राजनीति के लिए ठीक है, लेकिन इस बात पे, स्टेटहुड की बात पे उनका ये तो मजाक है। वो हाँ, ये मजाक में कहा है, लेकिन उनकी मांग सही है, क्योंकि ये गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री खुद जाके वहां पे कह चुके हैं कि ये मोदी का वादा है कि आपको तो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक स्टेटहुड का सेंटीमेंट जब 370 खत्म हुआ, उसके बाद ही कहा गया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनका ये अधिकार है कि भाई ये चीज जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। हालांकि उन्होंने इसको तंज करते हुए जब ट्रंप को लाया तो ये मामला संवेदनशील है, क्योंकि भले ही आपने मजाक के लहजे में कहा, सोवरेनिटी के लिहाज से आपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की शपथ ली है, तो आप सटायर में भी कई बार आजकल सटायर और कॉमेडी में की गई बातें बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जा रही है। तो निश्चित तौर पर उनका मंशा जो भी रहा हो, ये कहना कि क्या मैं ट्रंप से जाके मांगू, आप ये कह सकते थे कि भाई जल्दी हमें मिलना चाहिए, केंद्र सरकार को डिले नहीं करना चाहिए, कारण बताना चाहिए। तो ये बात थोड़ा सा संवेदनशील हो, ये सुलझे हुए व्यक्ति है। जहां तक पहले वाली बात रही कि हमारे विधायकों को किया जा रहा है 100 करोड़ किया जा रहा है, तो वो सारे के सारे जितनी क्षेत्रीय पार्टी है वो सब बीजेपी पे आरोप लगा रही है। तो ये एक पैटर्न है। बीजेपी कर भी रही है क्या? मैं तो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, मतलब इतनी बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि वो जब कोई आरोप लगाता है तो तुरंत बीजेपी के पास, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में वो ताकत नहीं है। जम्मू छोड़ दीजिए, कश्मीर में तो नहीं है। नहीं है जम्मू, लेकिन अभी बीजेपी के पास 30 एमएलए हैं, 29 या 30 एमएलए पिछली बार बीजेपी के जीते थे, 30 ही जीते थे, उसके पहले 25 थे, अब 5 और बढ़ गए हैं, 30 एमएलए जीत गए हैं। तो अगर अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश बीजेपी करती है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और एक ही देखिए, जम्मू कश्मीर में एक आरोप लगा कि 35 से 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। इन्होंने कहा, स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया, लेकिन जम्मू के एक विधायक को, जो जम्मू में इनके विधायक है। उधर आप देखिए, वहां टीवीके के नेता, विजय की पार्टी के एक नेता ने सेंथिल बालाजी का नाम लेकर के लगाया कि डीएमके की तरफ से हमारे विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। तो इसके पहले आप देखिए कितनी बार यहाँ अरविंद केजरीवाल ने, जब उनकी सरकार थी, तो हर 5वें 6ठे दिन वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मजा आता है कि फोन करके हमारे विधायकों को कहा गया कि पैसे लो और पार्टी छोड़ दो। हालांकि कुछ नहीं होता। बीजेपी वो तो अरविंद केजरीवाल के आरोप बिल्कुल, हाँ, मतलब बीजेपी के पास 8 एमएलए थे, किसी को नहीं लग रहा था कि बीजेपी इतना तोड़ लेगी, 28 एमएलए तोड़ के सरकार बन ली, लेकिन वो कहते तो माइंड गेम कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स उसी तरह की ये चीजें चलती हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ से जो मानहानि का नोटिस गया है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। नेता अब कौन प्रूव करेगा कि किसको ऑफर गया कि नहीं गया और इससे किसकी मानहानि हुई, ये भी सब चलता रहता है राजनीति में। आइए बिहार की खबर आपको दे दूं, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नॉमिनेशन पूरा हो गया है। चुनाव लड़ने वालों की प्रॉपर्टी की डिटेल आ चुकी है। इसके मुताबिक जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। प्रशांत किशोर के पास कुल 198 करोड़ की फैमिली नेट वर्थ है। इसमें उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास की संपत्ति भी शामिल है। प्रशांत किशोर के पास लगभग 96 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी के पास लगभग 101 करोड़ से 112 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टी है। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रशांत किशोर से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी है। कईयों को चुनाव लड़वा चुके प्रशांत किशोर अब अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन भी उन्होंने फाइल कर दिया। बांकीपुर में उपचुनाव 30 जुलाई को होने जा रहा है। प्रशांत किशोर कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, ये एनालिसिस तो अब आप करें अजीत जी, आप बताएं। और सवाल तो उनके पढ़े लिखे होने का भी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। वो भी अपना दाया किया ही है। वो एमए करने के बाद उन्होंने एक और
कोर्स किया है बाहर से, लैंग्वेज का एक कोर्स किया है, तो पढ़ाई उन्होंने की है, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है उनका और पैसे वाले भी हैं, ये दोनों बता ही दिया उन्होंने। और इतने बड़े आदमी, इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, उसमें उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा है कि नोएडा के एक बिल्डर ने उनका भी मकान नहीं दिया। ये जो एक मामला है कि वो उन्होंने लिखा है उसमें कि उनका कई 11 साल पहले या 12 साल पहले बुकिंग कराई और अभी तक नहीं मिला, तो ये भी आम आदमी की तरह सफर कर रहे हैं उस मामले में। तो 198 करोड़ की संपत्ति वाला व्यक्ति सफर कर रहा है, और इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी होकर के, इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी, सब जीतेंगे या हारेंगे कि उनके फोन पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। हाँ। तो इसके बावजूद खैर वो आम आदमी की पीड़ा उसमें क्या होती है वो समझ सकते हैं हम लोग। बांकीपुर का जो चुनाव है वो हम लोग अभी चुनाव तक ये चर्चा चलती रहेगी। वो सामाजिक समीकरण अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जो मैनेजमेंट की ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मतलब उसमें कोई हम लोग ये नहीं लगा सकते हैं कि बीजेपी, आप ये कह रहे हैं नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 पीके, कैंडिडेट नंबर 1 पीके, ठीक है, कैंडिडेट नंबर 1 योग्यता के आधार पर होगा, अपने एजेंडे के आधार पर होगा, अपनी राजनीति जो करते हैं उसके आधार पर कैंडिडेट नंबर 1 वो हैं। लेकिन एज अ पार्टी जो वहां अभी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, सोशल इक्वेशन में बीजेपी बड़ी पार्टी है, आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है। तो प्रशांत किशोर एक लड़ाई जीत चुके हैं, अपोजिशन आज वो है, मुख्य विपक्ष बीजेपी का प्रशांत किशोर है। लंबे समय में ये राजनीति पर असर डालने वाली बात है और चुनाव में भी वो अच्छा लड़ेंगे, पहले की तरह एक तरफा चुनाव नहीं होगा बीजेपी का। एक और खबर, भारत ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित प्रोग्राम में अलग अलग देशों के राजदूतों, राजनयिकों, यूनाइटेड नेशन के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के लिए भारत के कैंपेन की शुरुआत की। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण शांति के सिद्धांत पर आधारित है। अपने संबोधन में एस जयशंकर ने शांतिपूर्ण दुनिया पर जोर देते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देना है जहां शांति, सुरक्षा और समानता हो। सचिन जी, ये तो भारत हमेशा से ये कहता आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आए हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, शांति का समय है। निश्चित तौर पे देखिए, एक तो अस्थायी सदस्यता वाली बात तो चलती रहती है, पहले भी रहा है, लेकिन कायदे से तो जो अभी उसके स्थायी 5 सदस्य हैं, वो जो शीत युद्ध के बाद जो दुनिया बनी उस समय के पावरफुल देशों को दर्शाता है। आज स्थिति बदल चुकी है, आज यूरोप का हर तरीके से आप देखें तो डिक्लाइन हो चुका है। फिर भी वहां से फ्रांस और आपका ये ब्रिटेन, दो देश वहां पे स्थायी सदस्य हैं। और एशिया का जो उदय हुआ है उसमें भारत जैसी देश जो है उसको स्थायी सदस्य होना चाहिए, अस्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे आप इंडिया, केवल इंडिया को नहीं बल्कि जितने भी आप कहते हैं ग्लोबल साउथ, जो कॉलोनियल से निकल के ग्लोबल साउथ से विकासशील से विकास की ओर बढ़ने की और अक्सर उनकी आकांक्षा को प्रदर्शित करता है। तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात है जो चलती रहती है। और जो युद्ध का नहीं बुद्ध का काल है वो इसलिए भी कि जब भी युद्ध होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज उससे प्रॉफिट ही कमाए हैं आज तक। बिल्कुल ठीक बात। नुकसान सबसे ज्यादा किनका होता है? जो अभी उस विकास की दौर में जो आप देख लीजिए अभी इस क्राइसिस में सबसे ज्यादा झेल कौन से देश रहे हैं? वही जो विकासशील देश हैं।